दोस्तों, ढाका की सड़कों पर इस वक्त जो सन्नाटा और हाहाकार पसरा है, क्या वो सिर्फ एक मामूली गैस का संकट है या फिर मोदी सरकार ने अब बांग्लादेश की चूड़ियां टाइट करना शुरू कर दिया है, जिसने एक पूरे देश की इकोनॉमी और सत्ता को घुटनों पर ला दिया है। आखिर क्यों बिना किसी वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को मिंटो रोड पे मौजूद बांग्लादेशी विदेश मंत्री के घर पर पहुंचना पड़ गया? क्या वजह है कि जिस नई तारिक रहमान सरकार ने भारत को आंख दिखाने की जरूरत की थी, आज उनके मंत्री ऊर्जा संकट से बचने के लिए विदेश दौरों के बहाने भाग रहे हैं और देश के 90% सीएनजी स्टेशन कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, अब दिसंबर 2026 के अंदर जब ऐतिहासिक गंगा जल समझौते की मियाद खत्म होगी, तो क्या भारत बांग्लादेश की प्यास बुझाएगा या फिर कूटनीति का वो चाबुक चलाने वाला है जिसकी गूंज चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक सुनाई देगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एशिया के उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल पावर गेम को डिकोड करने वाले हैं जहां भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कुछ किए, सिर्फ अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकतों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की ऐसी चूड़ियां टाइट की हैं जिसकी कल्पना वहां के सत्ताधीशों ने यानी कि तारिक रहमान ने सपने में भी नहीं की होगी। क्योंकि दोस्तों, इसी तारिक रहमान को बड़ी चुल मची थी कि वो भारत नहीं आएगा, वो चाइना चला जाएगा, वो मलेशिया चला जाएगा, वो इस्लामिक नेटो की धमकियां दे रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार ने असली रूप अख्तियार कर लिया है। अब चूड़ियां टाइट करने का वक्त आ गया है और भारत ने वो चूड़ियां टाइट करना स्टार्ट भी कर दिया है। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि फरवरी 2026 में जब बांग्लादेश के अंदर तारिक रहमान की सरकार आई तो उन्हें लगा कि वो भारत के खिलाफ एक नया नैरेटिव सेट कर सकते हैं। उन्होंने शर्तें रखना स्टार्ट कर दी, कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें की और भारत के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया। लेकिन दोस्तों, 24 अगस्त 2026 आते आते यानी कि आज की डेट आते आते मोदी सरकार की कूटनीति ने वो आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है जिसने ढाका के सिस्टम के अंदर अब दहशत फैला दी है। दोस्तों, भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, या तो आप नई दिल्ली के राजनीतिक हितों का सम्मान करिए या फिर आपका पूरा सिस्टम ठप कर दिया जाएगा। इस पूरे रणनीतिक चक्रव्यूह की दोस्तों शुरुआत होती है उस सबसे बड़े झटके से जिसने बांग्लादेश के पूरे पावर ग्रिड को हिला करके रख दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते इस वक्त सबसे तनावपूर्ण दौर में गुजर रहे हैं। तारिक रहमान सरकार के रुख के अंदर कोई नरमी नहीं आई है, अकड़ दिखा रहे हैं और इसी अकड़ का जवाब देते हुए अब भारत ने बांग्लादेश को बिजली के लेन देन पर एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है जिसने वहां की पावर डिसीजन की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली के ऊपर आधा पैसा प्रति यूनिट का नया सेटलमेंट नोडल एजेंसी यानी कि एनएसए चार्ज लगाया जाएगा। सुनने में दोस्तों ये थोड़ा कम पैसा सा लग रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ये टैरिफ बिजली की मूल कीमत से बिल्कुल अलग होगा और इसका इस्तेमाल दोनों देशों के बीच में बिजली के लेन देन, ग्रिड संचालन, शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा के हिसाब किताब के खर्च को पूरा करने के अंदर किया जाएगा। दोस्तों, भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि सीईआरसी ने यह बेहद सख्त फैसला सुनाया है। शुरुआत में इसकी कीमतें कुछ ज्यादा रख दी गई थी, लेकिन बाद में बांग्लादेश का जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है वो गिड़गिड़ाने लग गया, लिहाजा उसकी कीमत को आधा किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के अंदर बहुत तहलका मचा रही है। अब दोस्तों, बांग्लादेश के पावर डिवीजन ने भारत की सरकारी कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड यानी कि एनवीवीएन के साथ में इस एसएनए एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए अपने फाइनेंस डिवीजन से गुहार लगाई है। 18 अगस्त 2026 को यह इमरजेंसी अनुरोध भेजा गया था। इस व्यवस्था के अंदर भारत से बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली 1160 मेगावाट बिजली शामिल है। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि अगर इस समझौते को अंतिम रूप देने के अंदर एक दिन की भी देरी हुई तो सप्लाई के अंदर भयंकर दिक्कतें आ सकती हैं।
दोस्तों आपको बता दूं कि बांग्लादेश अलग अलग समझौतों के जरिए भारत से करीब 2656 मेगावाट बिजली आयात करता है। इसमें एनटीपीसी प्लांट से 250 मेगावाट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 300 मेगावाट और त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन से 160 मेगावाट बिजली लेता है। इसके अलावा पीटीसी इंडिया के जरिए सेमकॉर्प से भी भारी मात्रा में बिजली ली जाती है। अगर भारत इस ग्रिड का स्विच ऑफ कर दे तो बांग्लादेश के उद्योग रातों रात अंधेरे में डूब जाएंगे। और दोस्तों अब ऐसा लग भी रहा है कि भारत इसका स्विच ऑफ कर भी सकता है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इस बिजली तक सीमित नहीं है। असली हाहाकार तो उस डीजल संकट को लेकर के मचा है जिसने बांग्लादेश के पहियों को जाम करके रख दिया है। पड़ोसी देश इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गहरे ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। इस पैनिक में बांग्लादेश के मंत्री इकबाल हसन महमूद ने भारत से एडिशनल डीजल की भीख मांगी है और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बेहद नपातुला और कूटनीतिक जवाब देते हुए कहा कि भारत पहले अपने घरेलू जरूरतों का ध्यान रखेगा और उसके बाद में इस डिमांड के ऊपर विचार किया जाएगा। अब दोस्तों ये बयान अपने आप में ढाका के लिए एक बहुत बड़ा हथौड़ा है कि भारत अब खैरात नहीं बांटेगा। दोनों देशों के बीच में 2017 के अंदर 15 साल का एक लंबा समझौता हुआ था जिसके तहत भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि NRL बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि BPC को नियमित डीजल सप्लाई करती है। इस ऊर्जा निर्भरता का स्केल देखिए दोस्तों, साल 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश भारत से कुल 1,80,000 टन डीजल का आयात करने जा रहा है। और इसका मतलब यह है दोस्तों कि हर महीने लगभग 15,000 टन डीजल भारत से बांग्लादेश की नसों में दौड़ता है। पहले यह सप्लाई रेल नेटवर्क से होती थी। 2016 के दौर में ट्रेन के जरिए हर महीने बमुश्किल 2,200 टन डीजल ही वहां पर पहुंच पाता था। लेकिन मार्च 2023 के अंदर जब 131.5 किलोमीटर लंबी इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि IBFP चालू हुई तो खेल पूरी तरह से बदल गया। भारत के सिलीगुड़ी से लेकर के बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक जाने वाली इस पाइपलाइन की क्षमता सालाना 10 लाख टन डीजल परिवहन की है। दोस्तों ये पाइपलाइन पुराने 512 किलोमीटर के रेल मार्ग का विकल्प है। ये पाइपलाइन बनने के बाद साल 2024 के अंदर बांग्लादेश ने भारत से 70,000 टन डीजल लिया था जो प्रति माह 5,800 टन था। दोस्तों साल 2025 के अंदर यह आंकड़ा 1,30,000 टन पहुंच गया और अब 2026 के अंदर 1,80,000 टन तक ये पहुंच रहा है। मतलब दोस्तों बांग्लादेश पूरी तरह से भारतीय ईंधन के ऊपर डिपेंडेंट है। इस विशाल बिजनेस डील का वित्तीय आकार भी ढाका को डराने वाला है। साल 2026 के लिए BPC और NRL के बीच में लगभग 119 मिलियन डॉलर की डील फाइनल हुई है। इस समझौते के अंदर डीजल की आधार कीमत $83.22 प्रति बैरल रखी गई है और दोस्तों ऊपर से $5.5 प्रति बैरल का प्रीमियम भी थोपा गया है। बांग्लादेश में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 145 टका यानी कि भारतीय रुपए के अंदर करीब 102 रुपए पड़ती है। डीजल 115 टका यानी कि 81 रुपए और ऑक्टेन 140 से 145 टका के बीच बिक रहा है, जबकि भारत अपने नागरिकों को एक बिल्कुल स्थिर कीमत के ऊपर ईंधन मुहैया करवा रहा है। दोस्तों नई दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए, मुंबई में 111 रुपए और कोलकाता में इस वक्त 113 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। भारत अपने बाजार को सुरक्षित रखते हुए बांग्लादेश को उसकी हैसियत याद दिला रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बिजली और डीजल से कोई देश घुटनों पर कैसे आ सकता है, तो अब जरा बांग्लादेश के अंदरूनी हालात की उस खौफनाक तस्वीर को देखिए जो मुख्य धारा की मीडिया में बहुत ही कम दिखाई जा रही है। बांग्लादेश इस वक्त नेचुरल गैस के ऐसे सूखे से गुजर रहा है कि रसोई से लेकर के हाईवे तक हाहाकार मचा हुआ है। देश के अंदर गैस की दैनिक मांग 3,800 से लेकर के 4,000 MFCFD है, लेकिन दोस्तों सप्लाई सिर्फ 2100 से लेकर के 2400 तक सिमट चुकी है। इस शॉर्टेज ने बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर की नींद उड़ा दी है।
दोस्तों आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है और उसकी 80% विदेशी कमाई इसी सेक्टर से आती है। आज गैस का प्रेशर ना होने की वजह से सैकड़ों कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं, विदेशी ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं और लाखों मजदूर बेरोजगार होने की कगार पर हैं। इससे भी भयानक स्थिति एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। बांग्लादेश के 6 बड़े यूरिया उर्वरक संयंत्रों में से ज्यादातर गैस ना मिलने की वजह से बंद हो चुके हैं। दोस्तों आशुगंज फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो कभी 24 घंटे चला करती थी और 17 करोड़ की आबादी का पेट भरने वाले किसानों के लिए यूरिया बनाती थी, वो मार्च 2025 से पूरी तरह से जंग खा रही है। कभी 1200 लोगों को रोजगार देने वाली ये फैक्ट्री आज एक खंडर के अंदर बदल चुकी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। ढाका और नारायणगंज जैसे बड़े शहरों के अंदर 90% से ज्यादा सीएनजी स्टेशन गैस के इंतजार में सूख चुके हैं। ऑटो और बस चालक सड़कों पर उतर करके हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम जनता लकड़ी और कोयले के चूल्हे के ऊपर खाना बनाने को मजबूर है। ऐसे वक्त में बांग्लादेश के लिए भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक इकलौती लाइफलाइन है जिससे वो लड़ रहा है। दोस्तों बांग्लादेश की 90% जमीनी सीमा इसी भारत से लगती है। अनाज, सब्जियां, प्याज, चीनी, सूती कपड़ा, हर चीज के लिए वो भारत के ऊपर मोहताज है। लेकिन दोस्तों जब सत्ता के नशे में चूर होकर के आप भारत से टकराने की कोशिशें करते हैं तो यही लाइफलाइन एक फंदा भी बन सकती है। अब दोस्तों आते हैं उस सबसे बड़े कूटनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामे पर जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत का आक्रामक रुख रख दिया है। दोस्तों 18 अगस्त 2026 की रात को ढाका के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो कूटनीतिक इतिहास के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिला। दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बीच में रात 10:30 से लेकर के 11:15 तक एक सीक्रेट मीटिंग होती है। यह मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं थी। दिनेश त्रिवेदी बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के सिर्फ अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ में एक ही गाड़ी के अंदर बैठ करके मिंटो रोड पहुंचे थे। पूरे 45 मिनट तक बंद कमरों के अंदर बातचीत होती है और दोस्तों उसी बातचीत ने दोनों देशों की खाई को और ज्यादा अब गहरा कर दिया है। बांग्लादेश का अहंकार देखिए, उन्होंने इस मीटिंग के अंदर भारत के सामने शर्तें थोपना स्टार्ट कर दिया। बांग्लादेश ने मांग रखी कि भारत 111 भगोड़ों को उनके हवाले करे। इन 111 लोगों में करीब 70 अवामी लीग सरकार के टाइम के मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर शामिल हैं जिनके बारे में बांग्लादेश को शक है कि वो कोलकाता के अंदर शरण लिए हुए हैं। इतने नहीं, बांग्लादेश ने भारत विरोधी उग्रवादी शरीफ उस्मान हादी के कथित हत्यारों की डिमांड की है। उन्होंने 12 दिसंबर 2025 को पुराना पलटन इलाके के अंदर गोलीबारी की थी और सबसे बड़ी जरूरत उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तुरंत वापसी की डिमांड रखी है। दोस्तों भारत के लिए ये शर्तें किसी मजाक से कम नहीं है। इससे पहले 14 अगस्त को तारिक रहमान ने नई दिल्ली आने की इच्छा जताई थी। 9 अगस्त को भारतीय सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ढाका गई थी ताकि दौरे की रूपरेखा तय हो। 10 अगस्त को एक भारतीय अधिकारी ने तारिक रहमान के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर शमसुल इस्लाम से भी मुलाकात की थी। लेकिन दोस्तों ढाका के इस अड़ियल और वाहियात रवैये की वजह से भारत ने जो कुछ किया है वो कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने तारिक रहमान के दौरे को लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और उल्टा एक ऐसा दाव चला है जिसने ढाका की राजनीति के अंदर भूचाल ला दिया है। 21 अगस्त को राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें 22 अगस्त को बांग्लादेश के पीएम के औपचारिक स्वागत की फुल ड्रेस रिहर्सल की बात की गई थी। लेकिन दोस्तों कुछ ही वक्त बाद में इस ईमेल को वापस ले लिया जाता है। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड कूटनीतिक संदेश था कि भारत तुम्हारे दबाव के अंदर झुकने वाला नहीं है। मतलब दोस्तों सारी चीजें तय हो चुकी थी, उनका आने वाला मैटर भी तय हो रहा था, लेकिन बीच में उन्होंने जो शर्तें थोपना स्टार्ट किया तो मोदी का पारा यहां पर गर्म होता है और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया जाता है। यानी हम उसको ब्रिक्स में बुला रहे थे, उसको अपने यहाँ बायलैटरल टॉक के लिए बुला रहे थे, लेकिन उनका तो अलग ही स्वैग चल रहा था। तो भाई साहब अपने स्वैग के अंदर आप रहिए। लेकिन दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो प्रहार है वो 5 अगस्त 2026 को हुआ था
जब बांग्लादेश लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की डिमांड कर रहा था, तब भारत ने शेख हसीना को नई दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मंच दे दिया। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हसीना ने ऐलान कर दिया कि वो दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने वाली हैं और इस एक इवेंट ने तारिक रहमान सरकार की जड़ें हिला दी। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल यानी कि आईसीटी ने अगस्त 2024 के अंदर छात्र आंदोलन के बाद में शेख हसीना को हत्यारों का मास्टरमाइंड बताकर के मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने उन्हें दिल्ली के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया तो ये ढाका के नीति निर्माताओं के मुंह के ऊपर तगड़ा तमाचा था। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ मंत्री ने खुद कबूल किया है कि शेख हसीना के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में खलीलुर रहमान को तारिक रहमान के ऊपर भारत यात्रा करने का दबाव डालने का बहाना मिल गया। उन्हें डर था कि अगर तारिक रहमान इस बेइज्जती के बाद में दिल्ली गए तो उनका अपना राजनीतिक वोट बैंक खिसक जाएगा और जमाते इस्लामी और एनसीपी जैसी पार्टियां उनका फायदा उठा लेंगी। इसी बौखलाहट के अंदर दिनेश त्रिवेदी से मीटिंग के तुरंत बाद खलीलुर रहमान ऊर्जा संकट के बहाने 3 दूसरे अधिकारियों के साथ में दोहा भाग खड़े हुए। दोस्तों, ये दिखाने की कोशिश थी कि उन्हें भारत की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि भारत की इस रणनीतिक घेराबंदी से बांग्लादेश तड़प रहा है। भारत ने अपने साइलेंट हथियारों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है और सबसे बड़ा हथियार है पानी वाला। 1996 का ऐतिहासिक गंगा जल साझाकरण समझौता दिसंबर 2026 के अंदर ही खत्म हो रहा है। ढाका बार बार नई दिल्ली से अभी गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि समझौते को रेवेन्यू किया जाए, नया ड्राफ्ट बनाया जाए, लेकिन भारत की तरफ से जो पूर्ण सन्नाटा और चुप्पी है वो बांग्लादेश के लिए किसी खौफनाक तूफान से कम नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमारे राष्ट्रीय हितों का सम्मान नहीं होगा, भारत की नदियों का पानी बांग्लादेश की शर्तों पर नहीं बहेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने बांग्लादेश की सांसें रोक दी हैं। मोदी सरकार ने 2026-27 के केंद्रीय बजट के अंदर बांग्लादेश को दी जाने वाली विदेशी वित्तीय सहायता को सीधे आधा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। जहां एक तरफ नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे सहयोगियों का बजट बढ़ा दिया गया है, वहीं बांग्लादेश के फंड में भारी कटौती करके भारत ने जता दिया कि बेवजह आंखें दिखाने वालों को नई दिल्ली की तिजोरी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। व्यापारिक मोर्चे पर लैंड पोर्ट्स यानी कि जमीनी बंदरगाहों के जरिए होने वाले आयात निर्यात के अंदर अब 40 से 45 दिनों तक की जानबूझकर के देरी हो रही है। बांग्लादेश का पूरा इंडस्ट्रियल कच्चा माल बॉर्डर पर फंसा हुआ है। बांग्लादेशी उद्योगपति त्राहिमाम कर रहे हैं और अपनी सरकार के ऊपर भारत से रिश्ते सुधारने का दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, वीजा नियमों के अंदर भी भारत ने ऐसी सख्ती की है कि बांग्लादेशियों का भारत आना लगभग नामुमकिन सा होने वाला है। दोस्तों, अगस्त 2024 के बाद से ही टूरिस्ट वीजा सस्पेंड थे। जून जुलाई 2026 के अंदर इसमें थोड़ी ढील दी गई, लेकिन प्रक्रिया अभी भी इतनी जटिल और धीमी है कि मेडिकल और बिजनेस वीजा के लिए भी लोगों को महीनों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। दोस्तों, हालात अभी भी इतने खराब हैं कि 18 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री को BSS के जरिए भारत से खुलेआम मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि वो वीजा प्रोसेस को आसान बनाएं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भारत का रुख अडिग है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा के ऊपर भी भारत ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा के ऊपर भारतीय सुरक्षा बलों ने गश्तें तेज कर दी हैं। अमित शाह के डायरेक्शन के ऊपर सिलीगुड़ी और बाकी के संवेदनशील इलाकों के अंदर फेंसिंग और तारबंदी का काम अब बहुत बड़े युद्ध स्तर पर चल रहा है। दोस्तों, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड यानी कि BGB इसका भारी विरोध कर रही है, लेकिन भारतीय जवानों ने उनके विरोध को बिल्कुल दरकिनार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि फेंसिंग तो होकर के ही रहेगी। साथ ही अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश धकेलने यानी कि पुशिन की कार्रवाइयों के अंदर भी भारी तेजी आई है। अब इस पूरे दबाव से बचने के लिए बांग्लादेश एक बेहद खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। वो चाइना और पाकिस्तान के कार्ड का इस्तेमाल करके भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू के अंदर खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि बांग्लादेश अपने हितों को देखते हुए मक्का समझौते के अंदर शामिल होने पर विचार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के साथ में उनके संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं और वो बीजिंग के साथ में 2+2 मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ में व्यापार और संपर्क बढ़ाने की बात भी ढाका खुलेआम कर रहा है। दोस्तों, तारिक रहमान को 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट के आउटरीच सेशन के अंदर भी न्योता मिला था। हुमायूं कबीर का कहना है कि प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय दौरे की कोई जल्दबाजी नहीं है और वो राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करने वाले हैं।
लेकिन दोस्तों, जिस तरह का उन्होंने नौटंकीबाजी दिखाई है, उसके बाद में अब भारत सरकार का रुख बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुका है और अब भारत लगातार उनकी चूड़ियां टाइट करना स्टार्ट कर चुका है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तारिक रहमान आए नहीं आए, और बांग्लादेश से बेशक हमारा बॉर्डर लगता है, लेकिन बॉर्डर को हम सील कर रहे हैं। इसके बाद में बांग्लादेश का क्या हाल होगा वो देखने वाली बात होगी। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।